साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एजुकेशन है। दोस्तों, आज शिक्षा मनोविज्ञान के मैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चाहता हूँ आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, इतने रोमांचक, मतलब इतने दिमाग को घुमा देने वाले जो सवाल है वो मैंने आज कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है रीट की भर्ती के लिए। और रीट की भर्ती की जो आप न्यूज़ सुन रहे हो आगे खिसकने की, तो दोस्तों हमें तैयारी करनी है। परीक्षा कभी हो, फॉर्म कुछ में 2-4 महीनों में कुछ नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को दिमाग में न लें। मेरी आपसे सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आप अपनी तैयारी। देखिए, सबसे पहले आज सवाल लेके आया हूँ कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र में MA/X इंटू 100 इज इक्व IQ। ये IQ का सूत्र है दोस्तों। IQ मतलब, मेरे कहने का मतलब है, सवाल इस प्रकार है, IQ इज इक्वल टू MA/X मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ये होती है मानसिक आयु। तो x यहाँ कौन सी आयु है? ये IQ बुद्धि लब्धि है ना, आपका IQ जो होता है। तो हम बात करेंगे, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं वास्तविक आयु, मासिक आयु, ये दोनों होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ x का जो मान होगा बुद्धि लब्धि के जो सूत्र के अंदर, वो होगा आपका x मान वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बटा जो CA होती है मल्टीप्लाई 100, ये सूत्र होता है किसका? IQ का। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ देखो, सवाल थोड़ा पेचीदा है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। आपको पूछा है कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, नहीं कि इसका जनक पूछा है। तो दोस्तों इसके जो प्रथम मनोवैज्ञानिक है वो कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, विलियम जेम्स, डेकार्टे, फ्रोबेल या फिर अल्बर्ट बांडुरा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डेकार्टे जो है इसका करेक्ट आंसर है। जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो थे विलियम जेम्स। नेक्स्ट देखिए, सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक। सूझ सिद्धांत, और इसका मैं दूसरा नाम भी आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि सिद्धांत एक ही चीज है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हल, स्किनर, पावलव या फिर कोहलर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कोहलर। और सन 1912 के अंदर जो है इसका प्रतिपादना की गई थी कोहलर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल्म खंड अधिकतर बनाए जाते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है ये। किससे बनाए जाते हैं आपके फिल्म खंड? प्लास्टिक के, नाइलॉन के, सेल्यूलाइड या फिर क्रोमियम थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, फिल्म खंड जो होते हैं वो अधिकतर सेल्यूलाइड से बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता है। एक तो बुद्धि लब्धि सूत्र अलग चीज है, और बुद्धि लब्धि की मापन जो है वो सबसे पहले किसने किया? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टर्न, बिन्ने, टर्मन या फिर स्किनर। तो दोस्तों इस बुद्धि लब्धि जो IQ होता है, इसका सबसे पहले जो मापन है उसके जो जन्मदाता हैं वो होंगे बिन्ने। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है ये, दिमाग पे थोड़ा ध्यान देना, आपको जोर डालना है कि इनमें से कौन सा जो कृत्य है, कार्य है, कृत्य का मतलब यहाँ कार्य से लेंगे हम, जो बाल अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। नशा करना, झूठ बोलना, कक्षा से भाग जाना या फिर कक्षा में नींद निकालना। दोस्तों शिक्षक होने के नाते आपको ऐसे सवाल आने चाहिए, इसीलिए BEd BSTC करवाई जाती है। तो इनमें से कौन सा कृत्य वो बाल अपराध में नहीं आता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता। नींद एक स्वाभाविक गुण होता है हमारा, और थकान आने पर वो हमें आ ही जाती है। तो नशा करना, झूठ बोलना और कक्षा से भाग जाना, ये तीनों तो जो है
वो बाल अपराध की कैटेगरी में आते हैं, जबकि कक्षा में नींद निकालना ये बाल अपराध नहीं है। तो दोस्तों आप भी शिक्षक बनोगे, मेरी तहे दिल से शुभकामना आपके साथ है। आप जब शिक्षक बनो तो किसी बच्चे को अगर कक्षा में नींद आ जाए तो आप उसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है दंड मत देना, क्योंकि ये बाल अपराध नहीं है और आप सब जानते हो, ज्ञानी पुरुष हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति असफलता, बहुत ही शानदार सवाल है ये सर। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता, बहुत ही शानदार, बिल्कुल रूह जो है वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो जब व्यक्ति असफलता को, पीड़ा को, दुख को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, इसे क्या कहेंगे हम, क्योंकि मनोविज्ञान है ये। तो प्रतिगमन कहोगे, दमन कहोगे, तादात्मीकरण कहोगे, या फिर प्रक्षेपण कहोगे। तो दोस्तों यह स्थिति जो होती है, इस स्थिति को हम कहेंगे दमन, क्योंकि बलपूर्वक वो भूलता है और ऐसी चीज़ें बिल्कुल बहुत इजीली भूली नहीं जाती दोस्तों, इसलिए इसको हम दमन कहेंगे। अगला सवाल, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। अभिप्रेरणा जो होती है, किसी को अभिप्रेरित, किसी कार्य को करने के लिए जो लालायित किया जाता है, उसको प्रेरणा दी जाती है, तो किस कारक का जो प्रभाव नहीं पड़ता, आवश्यकता का, वातावरण का, भौतिक संरचना का, या फिर जन्मजात का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, भौतिक संरचना का जो है वो अभिप्रेरणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है, भौतिक संरचना। चलो दोस्तों 8 सवाल हो गए हैं, चलते हैं अगले सवालों की तरफ। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए अपने चैनल को। रीट से रिलेटिव जितने भी अपने साथीगण हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, और ये हम सब की जो मेहनत ही है, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब आप लोगों के लिए। देखिए अगला सवाल, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। बहुत ही शानदार कथन है ये। तो ये कथन किसने कहा था, कर्ट लेविन ने, मैकडूगल ने, फ्रायड ने, या फिर स्किनर ने। तो दोस्तों अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये जो कथन है वो आपके ऑप्शन नंबर 2 पर हमारे सर मैकडूगल ने जो है ये कथन कहा था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन एक क्या है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, या फिर भावात्मक व्यवहार है। तो दोस्तों चिंतन जो है वो एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। 10 प्रश्न हो चुके हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, उनका सिद्धांत है वो किसके अवलोकन पर आधारित है, मतलब उन्होंने क्या अवलोकन करके जो है वो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपांजी पर, या फिर अपने बालक पर। तो दोस्तों पियाजे का जो सिद्धांत है वो अपने बालक के अवलोकन के आधार पर प्रतिपादित किया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो जो पियाजे थे उन्होंने अपने जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अपने बालक के अवलोकन के आधार पर किया था। अगला देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए। बहुत ही शानदार सवाल है। अधिगम का एक प्रयोग किया गया था, चिंपांजी था और उसका नाम था दोस्तों सुल्तान। सुल्तान चिंपांजी का नाम है। तो ऐसा काम करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, वाटरसन थे, कोहलर थे, वुडवर्थ थे, या फिर स्किनर थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 कोहलर ने जो है सुल्तान नामक चिंपांजी पर अपने प्रयोग किए और अधिगम के सिद्धांत दिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एलेक्सिया क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है। एलेक्सिया क्या है, क्योंकि आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारे एक टीचर की शैली में आने वाला एक चीज़ है कि ये एक पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, या फिर आपके सुनने की अक्षमता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
3 ये सीखने की एक क्षमता होती है और वो होती है आपकी एलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है ये कि आप एक शिक्षक हो और इन चारों नियमों में से कौन सा नियम आप नहीं अपनाओगे। 4 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रलोभन का नियम। तो दोस्तों आप शिक्षक होने के नाते प्रलोभन के नियम को कभी नहीं अपनाओगे, ये एक शिक्षक का दायित्व होता है, उसकी ड्यूटी होती है। तो प्रलोभन का जो नियम है वो नहीं अपनाएंगे। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, किस कंडीशन के अंदर जो अधिगम है वो सबसे अधिक होगा। बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या फिर अभिवृत्ति होगी। तो दोस्तों अधिगम की जो सर्वोत्तम सीमा है वो होती है जब अभिप्रेरणा होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही शानदार सवाल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए और आशा करता हूँ आप इन्हें बिल्कुल याद करेंगे, नोट करेंगे और जब रीट का पेपर होगा तो दोस्तों प्लीज़ इन सवालों की जो पुनरावृत्ति है वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि कितने सवाल आए। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आप मेरे जो क्वेश्चन का जो लेवल है उसको मुझे बताएं ताकि मैं और सुधार कर सकूं। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।